Okay, so today we will start the chapter that is structure of atom. Structure of atom की हम बात करेंगे आज, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आप एक बात पहले बेसिक चीज समझो, किताबों को बंद कर दो, किताब को खोलने की जरूरत नहीं, कॉपी खोलने की जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, रिवाइज करो चीजों को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी मैटर को ले लें, आप जानते हो नेचर मैटर से बना हुआ है। मैटर में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं। वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एज फार एज द मैटर इज कंसर्न। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, हमें तीन की हम स्टडी करते हैं और तीन की हम बात करते हैं। हम चौथे पांचवें मैटर की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जितने भी मैटर्स होते हैं, इसके बारे में डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स के बारे में फिर डाल्टन ने कहा कि दे आर द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मैटर। इसका मतलब है एटम के बारे में डाल्टन ने कहा। वी टॉक अबाउट डाल्टन, जहां से आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, आई थी। डाल्टन गैव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने थ्योरी दिया और उन्होंने क्या कहा? हमको इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम एटम तो सीख लें क्या होता है। हमको जब यही नहीं पता कि एटम होता क्या है तो हम उसका स्ट्रक्चर क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो डाल्टन ने कहा कि एटम, इट इज द एटम, एन एटम हम लिख लें, एन एटम इज द smallest constituent of a matter। एटम जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट मीन्स सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसका जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है, किससे बने हैं ये सब? दे आर मेड अप ऑफ एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मैटर। अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमने मान लो मैटर ले लिया, हमने ले लिया सॉलिड, वी हैव टेकन सॉलिड मैटर। सॉलिड, जैसे मैंने ये डस्टर ही ले लिया, इस डस्टर की हम बात करें, ये सपोज दैट मैंने ये बोतल ले लिया, सॉलिड है ये, दिस इज सॉलिड इन नेचर। तो इसमें एटम्स कैसे अरेंज्ड होंगे? एटम को जो शेप दिया गया दैट वाज गिवन स्फेरिकल, कुछ ऐसे माना गया। एटम वाज कंसिडर्ड स्फेरिकल। यही स्ट्रक्चर हमने बनाने हैं, यही स्ट्रक्चर हमने देखने हैं कि वो एटम को कैसा स्ट्रक्चर, कैसा शेप, साइज और किस तरह का उसकी रूपरेखा बनाई गई। जैसे हम देखें कि कहीं पेड़ लंबा होता है, ये वाटर बोतल है, ये वाटर बोतल कैसी है? लंबी लंबी है। ये डस्टर कैसा है? इस डस्टर की हम बात करें तो ये भी लंबा है इस वाइट। ये मार्कर कैसा है? ये भी लंबा है, लेंथ वाइज है। तो एटम को कैसा बनाया गया, उसका स्ट्रक्चर क्या था, ये हमारी स्टडी का पार्ट है। तो नॉर्मली अभी हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि एटम वाज स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता था? स्फेरिकल इन शेप होता था। दिस इज स्फेरिकल। तो एटम अगर स्फेरिकल है, अभी हमको कुछ नहीं मालूम है कि उस एटम के अंदर क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। उसी स्ट्रक्चर की हमने स्टडी करनी है। इज इट राइट? तो अगर एटम स्फेरिकल इन शेप है तो मान लो सॉलिड में एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? इन सॉलिड्स एटम्स आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स में एटम थोड़े दूर दूर होंगे, एटम थोड़े दूर दूर होंगे। इज इट राइट?
अगर हम गैस की बात करें, मैं इसको बीच से मिटा रहा हूं, अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में अगर हम देखें तो एटम्स बहुत दूर दूर होंगे, बहुत लूजली पैक्ड होंगे गैसेस में। तो यही कहा डाल्टन ने कि एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मैटर। कोई भी जो मैटर है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो किसका बना होता है? एटम का बना होता है। दैट इज मेड अप ऑफ एटम। ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसी में हमको एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी हम ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एटम क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, वीक होता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर की। तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ साइंटिस्टों ने बताया। तो क्या स्ट्रक्चर दिया, किसने दिया? डाल्टन के बारे में मैंने आपको बताया कि डाल्टन ने कह दिया था, डाल्टन ने खोजे की, डिस्कवर किया मैटर को, और उन्होंने कहा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम। दैट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मैटर। एक एलिमेंट के सभी मैटर्स एक तरह के होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के मैटर डिफरेंट टाइप के होंगे। अगर मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर में जो एटम्स होंगे उनकी शेप और साइज एक जैसी होगी, इज राइट। अगर ये डस्टर का ये पार्ट है तो इसमें एटम का शेप एंड साइज एक जैसा होगा। अगर ये वाटर बोतल में पानी है, इसके अंदर वाटर है, तो वाटर की जो एटम्स हैं उनकी शेप साइज एक जैसी होगी। अगर हम लोहा ले लेंगे तो उनके एटम की शेप साइज एक जैसी होगी। अगर हम गोल्ड ले लेंगे तो उसके एटम की शेप साइज एक जैसी होगी। ऐसा ही है कुछ। तो ये सब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। तो डाल्टन की पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो डाल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी थी, इसको जानना थोड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमको यही पता नहीं होगा कि ये एटम है क्या चीज, तो हम उसका स्ट्रक्चर बना कर क्या करेंगे। तो पहले हम समझ ले थोड़ा सा। तो डाल्टन ने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मैटर, मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। सेकंड, एटम्स आर इनडिविजिबल। एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, मतलब एटम्स को फर्दर आप डिवाइड नहीं, इसका मतलब एटम्स के अंदर कोई भी नई चीज नहीं होती है। एटम कोई सब्सटेंस होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। मालूम ही नहीं था कि एटम कैन बी डिविजिबल। आज हम जानते हैं एटम को डिवाइड किया जा सकता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रिनो है, बहुत सारी चीजें। लेकिन उस समय इन्होंने कहा एटम्स आर इनडिविजिबल। इसीलिए एटम्स को, एटम वर्ड का मतलब ही होता है जो चीज डिवाइड ना हो पाए, इनडिविजिबल हो। लेकिन आज हम जानते हैं डिविजिबल है, लेकिन हमने डाल्टन के ऑनर में, उनके सम्मान में इस नाम को रिटेन कर दिया है कि चलो भाई, आपने शुरू में कुछ कोशिश की तो आपका हम सम्मान करते हैं, और इसीलिए आपने उसको एटम कहा तो हम भी उसको एटम ही कह लेंगे, क्योंकि एटम वर्ड का मतलब होता है इनडिविजिबल। लेकिन हम आज जानते हैं कि एटम तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन उनके सम्मान में हमने नाम को रख लिया। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा एटम्स आर इनडिविजिबल। तीसरा पॉइंट कहा कि एक एलिमेंट के सभी एटम्स सिमिलर इन शेप एंड साइज होंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element are similar in shape and size. Atoms similar in shape and size हो गए, बट एक एलिमेंट की, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक लोहा ले लें, एक चांदी ले लें, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, आयरन ले लें, गोल्ड ले लें, आयरन ले लें, सिल्वर ले लें, आयरन ले लें, मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, मैटर तो डिफरेंट हो गया ना, एलिमेंट तो डिफरेंट हो गए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। क्लियर हो गया? सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are of
atoms of different elements are of different shape and size. इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड को रिवर्स करके सब पढ़ लेना. There is no need to write it down, nothing to write. Atoms of different elements are of different shape and size. एक और पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि एटम्स कभी भी जब कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, भाई एटम से कंबाइन करके तो कंपाउंड बनाते हैं. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन किए, वाटर बना दिया. नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए, अमोनिया बना दिया. देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बना दिया, एटम्स कंबाइन हुए, क्या बना दिया, अमोनिया. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कंबाइन हुए, क्या बना दिया, वाटर. दिस इज वाटर, H2O. उन्होंने कहा कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कंबाइन करते हैं. आप खुद देख लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे सिंपल. देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो देख लो, मास का रेशो देख लो. मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना हो गया यहाँ 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16. अब आप इसको देखो क्या हो गया, ये 1:8. हाइड्रोजन ऑक्सीजन हरदम 1:8 के रेशो में कंबाइन करेंगे वाटर बनाने के लिए. अगर 8 पार्ट हाइड्रोजन है तो 8 पार्ट्स ऑक्सीजन. सिंपल होल नंबर रेशो है ना, ये थोड़ी है कि 2000/10,000 या 600/500, ऐसा तो नहीं है रेशो आ रहा है. सिंपल रेशो 1:8. इज इट राइट? आप इसमें देख लो, अमोनिया में कितना है यहाँ रेशो, 14:3. अमोनिया नाइट्रोजन कितना हो गया 14, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 14:3. सिंपल होल नंबर रेशो. सो ये कुछ पॉइंट्स डाल्टन ने कहा एटम के बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी. जब बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी, उसी समय जब ये इंफॉर्मेशन डाल्टन ने दिया, उसके कुछ समय बाद ही थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी. किसकी डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की. तो देखो हुआ क्या, डाल्टन ने एटम के बारे में कुछ बताया और उसी समय, उसके थोड़े समय बाद थॉमसन जो थे, थॉमसन, हिज नेम वाज J.J. थॉमसन. J.J. थॉमसन, he discovered इलेक्ट्रॉन. J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की उसी समय. डाल्टन की थ्योरी के बाद एटम के बारे में उन्होंने बताया कि एटम कुछ होता है, हमने देख लिया क्या होता है. तो ये जो थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर की, तो इनके दिमाग में ये चला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो मैंने डिस्कवर कर लिया, लेकिन ये एटम के अंदर होता कैसे है, एटम के अंदर होता कहां पर है, एटम के अंदर इसका अरेंजमेंट कैसा है. क्लियर है? इसीलिए इन्होंने मॉडल दिया एंड दैट वाज कॉल्ड थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसी होती है. तो इसीलिए पहला मॉडल जो आपका है वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के चक्कर में उन्होंने एटम का मॉडल ही बता दिया कि एटम कैसा हो सकता है. अब देखो थॉमसन ने क्या कहा, यहीं से आया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन के एटम का मॉडल. और थॉमसन ने कहा कि भैया एटम कुछ ऐसा होता है बच्चों, एटम स्फेरिकल इन शेप होता है, और ये जो एटम स्फेरिकल इन शेप है, ये स्फेरिकल इन शेप है, एटम स्फेरिकल इन शेप है, और इस एटम के ऊपर पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब देखो, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एटम में कैसा होता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पहली लाइन उन्होंने कहा एटम स्फेरिकल इन शेप है, एटम इज स्फेरिकल और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए उन्होंने ये सब किया.
इज इट राइट? कहीं कहीं क्या एम्बेडेड है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, कहीं कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। ये थॉमसन ने कहा। पहला पॉइंट उनका यही था कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। पूरा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली पूरे एटम के ऊपर, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है कहीं कहीं। उसी तरह से जैसे प्लम एम्बेडेड होता है पुडिंग्स के अंदर, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिसमस केक होता है, एक केक होता है ना आपका, अगर आप केक उठाओ तो जो खाते हो वो दैट इज का पुडिंग, और उसमें जो चेरी वगैरह डली होती है दैट इज कॉल्ड प्लम। आप समझ गए? तो उन्होंने कहा कि उसी तरह का है जैसे कि प्लम के अंदर, पुडिंग्स के अंदर प्लम होता है, जैसे केक के अंदर प्लम्स होते हैं, इस वक्त। और सिमिलर उन्होंने एक बात और कही कि जैसे वाटरमेलन का जो आप एडिबल पार्ट है, लाल वाला पार्ट खाते हो, अगर उसको हम स्फीयर मान ले पॉजिटिवली, तो उसमें जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इज इट राइट? तो बड़ा सिंपल सा उनका कॉन्सेप्ट था कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर in which electrons are embedded in the same way as the seeds are embedded in the watermelon or plums are embedded in the puddings. Clear हो गया? This was the first point of his model. तो पहला पॉइंट क्या था? इसको कहते हैं postulates. आपको क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, write down the postulates of Thomson's model of an atom. तो पहला postulate था, postulate का मतलब है उसके बारे में क्या कहा, what he said, yes right, characteristics क्या बोला। तो an atom is a positively charged sphere. An atom is a positively charged sphere in which electrons are embedded in the same way as the seeds are embedded in a watermelon. And atom is a positively charged sphere, positively charged होता है, in which electrons are embedded, electrons उसमें embedded होते हैं, उसी तरह से जैसे seeds embedded होती है वाटरमेलन में। ये था इनका मॉडल। लेकिन मैंने कहा, इन्होंने कहा था इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो और क्या कहा उन्होंने? इन द सेम वे एज द प्लम्स आर एम्बेडेड इन द पुडिंग्स, जैसे प्लम एम्बेडेड होता है पुडिंग्स में। तो इसके ऊपर ही मैं लिख देता हूं कि थॉमसन्स मॉडल, और इसी के आगे हम लिख लेते हैं that's why this model is also called plum pudding model or watermelon model. तो ये पहला पॉइंट था, पहला पोस्टुलेट था। हम सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट उनका जो था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने जो सेकंड पोस्टुलेट अपने मॉडल का दिया, उन्होंने कहा कि ये जो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं इस एटम में, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी, उतनी ही नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जब कैंसिल कर देंगे तो एटम एग्जिस्ट करेगा। उन्होंने कहा एटम इज स्टेबल, एटम होता है, एग्जिस्ट करता है। अगर ज़्यादा कम हो जाए तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सेकंड पॉइंट कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ही किसका मैग्नीट्यूड होगा? नेगेटिव चार्ज का। द पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ
नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स एटम इज न्यूट्रल। एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। देयरफॉर द सेकेंड पॉइंट वाज एन atom is electrically neutral. That is, the magnitude of positive charge is equal to the magnitude of नेगेटिव चार्ज। ये थे दो पॉइंट्स, दो पॉस्टुलेट्स थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के पहला, द एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एंड सेकेंड, in which the electrons are embedded the same way as the plum is embedded in the pudding, and second, atom is electrically neutral. It means the magnitude of positive charge is equal to the magnitude of negative charge. लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। इसका मतलब इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी जिस कारण ये मॉडल फेल हो गया। इसी समय, जिस समय थॉमसन काम कर रहे थे, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसी समय रदरफोर्ड अपने स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रदरफोर्ड वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद हिज स्टूडेंट्स। अपने विद्यार्थियों के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे? एटम के ऊपर वो अल्फा रेज डाल रहे थे। एटम्स के ऊपर क्या डाल रहे थे? अल्फा रेज। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे वो एटम्स के ऊपर अल्फा रेज डालते थे तो देखते थे कि अधिकतर अल्फा रेज स्ट्रेट पास कर जाती थी, जो कॉर्नर से जाती थी। अगर यहां से जा रही है अल्फा रेज कॉर्नर से, ऐसे जा रही है, ऐसे स्ट्रेट पास कर रही है, और जो बिल्कुल मिडल के पास से जा रही थी वो डिफ्लेक्ट बैक कर रही थी 180 डिग्री से। रदरफोर्ड ने कहा कि थॉमसन साहब, आप जो कह रहे हो ना वो सही नहीं है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता तो अल्फा रेज जब मैंने डाला तो अल्फा रेज तो अंदर से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव दूसरे क्या करता है? रिपल्शन होगा ना भाई। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव रे आ रही है तो अंदर थोड़ी कुछ जाएगी, वो तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी बाहर से ही, एटम के अंदर जाके बाहर से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रदरफोर्ड ने कहा नो, यू आर रॉन्ग। यहीं से थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। पहला पॉइंट था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रेज को डाला एटम के ऊपर, और एटम, कौन से एटम लिया उन्होंने? गोल्ड फॉयल ली। क्या लिया? गोल्ड का फॉयल। एक पतली सी गोल्ड की फॉयल ली, जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉयल नहीं होता बर्फी वगैरह के ऊपर हम लगाते हैं, वैसे गोल्ड की फॉयल ली, उसके ऊपर अल्फा रेज डाल दी। इज इट राइट? तो इनकी लिमिटेशन जो थी थॉमसन की, कि वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझा ही नहीं पाए कि भैया ये जो मैंने कहा है, और रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। दैट्स व्हाई हिज मॉडल फेल्ड। दूसरा, इन्होंने कहा ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये पूरे एटम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पर है, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां पर होता है? सेंटर पे होता है। सेंटर के अलावा पॉजिटिव चार्ज, पूरा मास एटम का सेंटर पर है। इसका मतलब है ये एटम के न्यूक्लियस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। ये बेसिक रीजंस थे कि इनका मॉडल फेल हो गया। तो इसीलिए फिर हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब हम इसकी लिमिटेशन लिख लेते हैं, देन विल टॉक रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रिवाइज कर लेना इसको, और वीडियोस को देखकर ही पूरा रिवीजन कर लेना, दैट विल बेनिफिट यू इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द नोटबुक्स, राइट। तो लिमिटेशंस क्या थी, क्या कमियां थी, क्यों ये मॉडल फेल हुआ, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस कह दो, ड्रॉबैक्स कह दो, आपके पेपर में कुछ भी पूछ ले आप लिख सकते हो। लिमिटेशन पहली, he could not, this model could not explain Rutherford's alpha scattering experiment. तो पहली लिमिटेशन, this model couldn't
explain the Rutherford's alpha scattering। अभी हम रदरफोर्ड के मॉडल की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली था क्या। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन कि रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये मॉडल इसको नहीं बता पाया। दूसरा मैंने बताया न्यूक्लियस के बारे में इस मॉडल ने कोई बात नहीं की। ही कुड नॉट गैव द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस की पोजीशन को नहीं बता पाए। सो सेकेंड ड्रॉबैक वाज इट कुड नॉट, दिस मॉडल कुडंट, या दिस मॉडल कुडंट की लगा दो, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन, it was unable to explain the position of a nucleus in an atom। ये मॉडल न्यूक्लियस की पोजीशन को भी नहीं बता पाया। और तीसरा ड्रॉबैक या तीसरा पोस्टुलेट, बहुत ड्रॉबैक है इनकी, लेकिन तीसरा एक और लिख सकते हो आप कि इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया कि एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। इसका मतलब ड्रॉबैक ही तो हो गई। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द थर्ड पॉइंट दैट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the positive charge is uniformly distributed over the entire atom, which is incorrect, जो कि क्या था, incorrect था। तो third point was it said, this model said, it said that positive charge is uniformly distributed over the entire atom। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि पॉजिटिव चार्ज, और रदरफोर्ड ने प्रूफ कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज जहां पे होता है वही टोटल मास भी कंसंट्रेटेड होता है। भाई रदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि जो एटम है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है कहां पर है, सेंटर पर, और पूरे एटम का मास भी सेंटर पर है। इसलिए थॉमसन का मॉडल फेल इज राइट। सो वी विल सी नाउ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है उसको। तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये नाउ मॉडल फेल हुआ, क्यों फेल हुआ आपको पता चल गया, रदरफोर्ड के कारण फेल हुआ। इसका तो इनको तो रदरफोर्ड से नाराज हो जाना चाहिए था कि भाई मैंने इतनी मेहनत की और तुमने मेरे मेहनत पे पानी फेर दिया, राइट। तो रदरफोर्ड अब आता है रदरफोर्ड्स model of an atom. This model is also called alpha scattering experiment. It is also called alpha scattering experiment। ठीक है, दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने बताया क्या क्या उन्होंने लिया, ही टुक, जो मटेरियल लिया, अल्फा रेज ली, अल्फा रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज थी, और उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया, ही टुक थिन गोल्ड फॉयल,
बहुत पतली गोल्ड फॉइल लिया, बहुत पतली गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल लिया और उन्होंने कुछ ऐसा किया। मान लो ये गोल्ड फॉइल के हमने एक एटम को ले लिया, वी हैव टेकन वन एटम, गोल्ड फॉइल से हमने एक एटम ले लिया। मान लो ये गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल थी, सपोज दैट दिस वाज गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। मान लो ये सारे एटम्स थे, गोल्ड फॉइल के अंदर ये सब एटम्स थे। हमने एक एटम उठा लिया इससे, वी हैव टेकन वन एटम, राइट। एक एटम लिया, अल्फा रेज डाल दी, अल्फा रेज डाल दी। जब अल्फा रेज डाला तो उन्होंने देखा कुछ ऐसा हुआ। थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास से हम ले जाते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं इसको। कुछ ऐसी कहानी हुई, जब उन्होंने अल्फा रेज डाला तो दिस वाज द कंडीशन। देखो ये अल्फा रेज पास कर रही थी, अब देखो, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर से गुजर रही थी, जिस रास्ते पे जा रही थी उसी रास्ते पे वापस आ रही थी। ये रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थी, अल्फा रेज थी, दिस वर अल्फा रेज, ये अल्फा रेज थी। अल्फा रेज जब उन्होंने डाला तो उन्होंने कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन किया। थॉमसन का मॉडल तो यहीं से फेल हो गया। थॉमसन ने कहा था पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है स्फीयर, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज है क्या एटम के अंदर घुस पाती, बाहर से सरफेस से डिफ्लेक्ट हो जाती, इज इट राइट। लेकिन कुछ रेज, आप ये देखो, ये रे जो है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, जो न्यूक्लियस के पास से जा रही थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। इसका मतलब है, और जो बिल्कुल सेंटर पे जा रही थी वो उसी रास्ते पे वापस आ रही थी। तो यहां से पता चला रदरफोर्ड को कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वापस आ रही है वहां से, और जो उसके पास से गुजर रही थी सेंटर के पास, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब है देयर वाज अ, कुछ ऐसी कहानी थी कि यहां पर सेंटर पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इज इट राइट। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने किया अल्फा रेज को डालने के बाद। क्या ऑब्जर्वेशंस की, मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं, आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखो यहां पे आपको क्वेश्चन आता है, राइट डाउन ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, जो उन्होंने देखा वो क्या समझा। तो ऑब्जर्वेशन ही तो थे। क्या पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, आप इसको पहला ऑब्जर्वेशन मान लो, इसको आप दूसरा ऑब्जर्वेशन मान लो, और इसको आप तीसरा ऑब्जर्वेशन मान लो। पहला ऑब्जर्वेशन का, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वर पासिंग स्ट्रेट, अधिकतर अल्फा रेज कैसी जा रही थी, स्ट्रेट। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, सम ऑफ द अल्फा रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा रेज, देखो स्मॉल एंगल है, 90 से कम है, कैसे पता चल रहा है, खुद देख लो। अगर आप इसको यूं करो, एक्सटेंड कर दो, तो देखो ये एंगल 90 से कम है या नहीं है, दिस एंगल इज लेस देन 90, अरे लाइट 90 से कम है, इसका मतलब स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा रेज दे वर डिफ्लेक्टेड बाय 180। ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी, इज इट राइट। तो तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, और इसी डायग्राम के बेसिस पे हम तीन ऑब्जर्वेशन की बात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है, आपको पहला क्वेश्चन ही आता है कि राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, ये जो एक अल्फा रे वापस आई थी, उन्होंने 20,000 अल्फा रेज डाली, 20,000। आपकी बुक्स में 12,000 लिखा हुआ है, जो लोअर क्लास है, 9th क्लास जो है, ये पुरानी बुक्स वगैरह हो सकती हो, इसमें 12,000 अल्फा रेज लिखा हुआ है। लेकिन हायर आप क्लास में जाओगे, 11th 12th की बुक्स देखो, कंपटीशन की बुक्स देखोगे, तो वहां पे दिस इज रिप्रेजेंटेड 20,000 अल्फा रेज डाली। तो 20,000 अल्फा रेज, 20,000 रेज डाल दी, पता चला वहां से एक रे जो न्यूक्लियस के पास से जाए, सेंटर के पास जाए, डिफ्लेक्ट हो रही थी। मतलब बाकी कहां जा रही थी, कोई स्ट्रेट जा रही थी, कोई डिफ्लेक्ट हो रही थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था सेंटर पे, वो बहुत कम था, उसका वॉल्यूम बहुत लेस था। तो पहले हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशंस,
ऑब्जर्वेशंस की बात करें अगर इस मॉडल की, तो पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वर पासिंग स्ट्रेट। पहली ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वर पासिंग स्ट्रेट। अधिकतर अल्फा रेज स्ट्रेट पास करी थी, और कौन सी अल्फा रेज स्ट्रेट पास करी थी? जो कॉर्नर से गुजर रही थी। सेकेंड, सम ऑफ द अल्फा रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। इज इट राइट? तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था कि सम ऑफ द अल्फा रेज were deflected by small angles। कुछ रेज स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और वो रेज कौन सी थी? विच वर पासिंग नियर द सेंटर। नियर द सेंटर, ये जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, दे वर पासिंग नियर द, नॉट एट द सेंटर, दे वर पासिंग नियर द सेंटर। वो डिफ्लेक्ट कर रही थी स्मॉल एंगल से। एंड तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, 1 out of 20,000, 20,000 रेज डाली, उसमें से एक दैट वाज कमिंग बैक और बाउंसिंग बैक और डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। दैट इज अ लार्ज एंगल, दैट इज अ लार्ज एंगल, दैट इज 1 out of 20,000 was deflected by 180 डिग्री। ये तीन ऑब्जर्वेशन बहुत सिंपल है। देखो, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो देखा, वही तो ऑब्जर्वेशंस थी। इट्स वेरी सिंपल। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वर पासिंग स्ट्रेट, सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, 1 out of 20,000 वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। 9th की बुक्स में 12,000 लिखा था, 12,000 लिख देना, क्या असर पड़ता है? बट इट वॉज प्रैक्टिकली 20,000। 20,000 लिखोगे तो गलत नहीं है, राइट? तो जब ऑब्जर्वेशंस आई, तो फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन मीन्स उन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया। ये तो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने जो देखा वो बोल दिया। अब उन्होंने कंक्लूजन दिया कि वास्तव में एटम होता क्या होगा, कैसा होता होगा। फिर वहीं से आया, फिर लास्ट में उन्होंने दिया मॉडल ऑफ एन एटम। क्या दिया? ये मॉडल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन थी। जो एक्सपेरिमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन था। फिर उनका आया कंक्लूजन। मैंने मान लो ये ऑब्जर्व किया, ये मार्कर है, मार्कर में ब्लैक ये लगा हुआ है, ये तो मैंने कंक्लूजन निकाला कि भैया ये जो कैप है ये इसके अंदर क्या है? तो कंक्लूजन है इसके अंदर ही तो निब है जिससे मैं लिखता हूं। ये कंक्लूजन था। तो जब ऑब्जर्वेशन किया तो कंक्लूजन निकाला। तो लेट्स सी, तीन ऑब्जर्वेशन पे तीन कंक्लूजन उन्होंने दिए। पहली ऑब्जर्वेशन पे पहला कंक्लूजन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वर पासिंग स्ट्रेट। तो यहां से आया पहला कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अधिकतर स्पेस एटम के अंदर कैसा होता है? एम्प्टी, खाली होता है, तभी तो रेज स्ट्रेट जा रही है। तो रदरफोर्ड के मॉडल ने बोर थॉमसन के मॉडल को खत्म कर दिया ना। उन्होंने कहा पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। हो गया। सेकंड, सम ऑफ द अल्फा रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो इन्होंने फिर इससे सेकंड कंक्लूजन निकाला कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। सेंटर पे क्या है? अगर कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही है तो सेंटर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, राइट? फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि 1 out of 20,000 वर डिफ्लेक्टेड बाय 180। तो इन्होंने यहां से तीसरा कंक्लूजन निकाला कि द वॉल्यूम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। सेकंड में उन्होंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर पे। थर्ड में कहा जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर वो बहुत कम है। भाई एटम का टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये जो वॉल्यूम है ये क्या है? बहुत स्मॉल है, इसीलिए तो एक ही रे वापस आ रही है। अगर कहीं ये ज्यादा होता तो बहुत सारी रेज 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाती। क्लियर है? तो दिस वाज 3 कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दीज 3 ऑब्जर्वेशंस। तो लेट्स सी द 3 कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स मैंने बता दी, मैं उसको लिख देता हूं, समझ लो। So conclusions of this model. पहला कंक्लूजन,
most of the space in the atom is empty। देखो अधिकतर स्पेस खाली है, क्यों, कैसे पता चला? बिकॉज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द रेज वर पासिंग स्ट्रेट। सेकेंड, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, there is a positive charge at the center। सेंटर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि जो रेस सेंटर के पास से गुजर रही थी दे वर डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन एक 20,000 में से बाउंस बैक कर रही थी। इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम था, अरे 3D है ना, एटम है, तो वॉल्यूम जो था that was very less या very small as compared to total volume of the atom। अरे इसका जो वॉल्यूम था देख लो, टोटल वॉल्यूम कितना ज्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल होगा, तभी तो एक रे वापस आ रही है ना। क्लियर हो गया? तो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, सॉरी थर्ड कंक्लूजन क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ द positive charge is very small। the volume of the positive charge, जो positive charge का volume है, that is very small as compared to the total volume of the atom। समझ आ गया? ये 3 कंक्लूजन आए। अब जब उन्होंने कंक्लूजन दे दिया, उनको पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है, तो जब पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अधिकतर खाली है तो मास भी तो सेंटर पर है, इसीलिए उन्होंने कहा, अब यहां से उनका आया मॉडल ऑफ एन एटम। क्या मॉडल आया? द होल चार्ज एंड मास, पूरा चार्ज और पूरा मास एटम का कहां पर है? सेंटर पे। एंड दैट इज ही नेम्ड, रदरफोर्ड नेम्ड इट न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया उसको? न्यूक्लियस। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो रदरफोर्ड थॉमसन ने कहा था कि कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं, तो रदरफोर्ड ने कहा ऐसा नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। इज इट राइट? जिसको उन्होंने कहा ऑर्बिट या शेल। और तीसरा उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमता तो भाग क्यों नहीं जाता? भाग जाना चाहिए, घूमता क्यों रहता है? कि उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयंस के बीच में चार्ज होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है धरती की तरफ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। कहते कि नहीं कहते? ये था मॉडल उनका, बहुत सिंपल मॉडल था। तो लेट्स हैव द मॉडल ऑफ एन एटम। तो फिर आया आपका मॉडल ऑफ एन एटम। सॉरी, मॉडल ऑफ एन एटम। देखो अब आपको मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। पहला उन्होंने पॉइंट कहा मॉडल में, द होल मास एंड चार्ज इज concentrated at the center called nucleus। और आपको मालूम है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने पहले बात कर ली है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी तो बात करनी जरूरी थी, क्योंकि थॉमसन ने शुरुआत ही यहीं से की थी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन एक बात है, इनका एक्सपेरिमेंट जो था, ये जो उन्होंने कहा ये थ्योरेटिकल था, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं चारों तरफ। इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं था, ये
थ्योरेटिकल इन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, इसके पीछे एक्सपेरिमेंट नहीं था, लेकिन अल्फा स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट था सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को बताने के लिए। क्लियर है? तो सेकेंड इन्होंने कहा द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। उन सर्कुलर पाथ्स को क्या कहते हैं? कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। राइट। और तीसरा पॉइंट फिर उन्होंने कहा कि एटम तो होता है, एग्जिस्ट करता है, इसका सीधा सा मतलब है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको घूमता रहता है। ये थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल नहीं था। राइट। तो तीसरा पॉइंट आया कि देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बता दिया चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज एन, यहां लिख दो, there is an electrostatic force of attraction between the nucleus, positively charged nucleus, and electron. This was your Rutherford's model of ये मॉडल था, ये मॉडल। अगर आपको आता है कि राइट डाउन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो आपको ये सिर्फ 3 पॉइंट लिखना है। अगर आपको आता है राइट डाउन अल्फा स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट, तो आपको ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और मॉडल तीनों लिखना है। अगर ऑब्जर्वेशन पूछता है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखना है, कंक्लूजन पूछता है तो सिर्फ कंक्लूजन लिखना है, मॉडल पूछता है तो सिर्फ मॉडल लिखना है, अगर अल्फा स्कैटिंग एक्सपेरिमेंट पूछता है तो तीनों चीज लिखनी है। आई थिंक समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये फेल हुआ, इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन थी, अभी हमने इसकी लिमिटेशन नहीं लिखी कि ये क्यों फेल हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट था, ये वाला सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्होंने एक लाइन कही इसके आगे, इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये था इनके फेल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण। तो वी विल टॉक द लिमिटेशन, ये मॉडल क्यों फेल हुआ रदरफोर्ड साहब का, और बोर्स मॉडल नेक्स्ट क्लास में, और बाकी इस चैप्टर की जितनी भी चीजें हैं वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ठीक है।